स्वागत। आज हम आंख के अंदरूनी हिस्से की एक दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। खासतौर पर ये जो एक्वस ह्यूमर है, मतलब नेत्र जलीय द्रव, इसके बहाव को समझने के लिए हमारे पास एक रेखा चित्र भी है जो इस पूरे सिस्टम को दिखाता है। हाँ, ये समझना काफी रोचक रहेगा। हमारा मकसद है इस द्रव के सफर को ट्रैक करना। ये कहाँ बनता है, फिर कहाँ जाता है, और मतलब ये संतुलन इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इस रेखा चित्र की मदद से इस प्रक्रिया को समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये एक्वस ह्यूमर, ये द्रव, ये आता कहाँ से? शुरुआत कहाँ होती है इसकी? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, ये द्रव आंख के अंदर एक खास हिस्सा है, सिलियरी बॉडी, वहां बनता है ये। और अगर और सटीक कहूं तो वहां की जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल कोशिकाएं हैं वो इसे बनाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एकदम स्थिर प्रक्रिया नहीं है। मतलब कुछ दवाएं इसके बनने को कम कर सकती हैं। ओह, यानी इसे बनने से रोका भी जा सकता है। जैसे कौन सी दवाएं? हाँ बिल्कुल, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, टिमोलोल एक उदाहरण है, या फिर अल्फा 2 एगोनिस्ट जैसे ब्रिमोनिडीन, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी हैं, एसिटाजोलामाइड जैसी दवाएं। ये सब सीधे इसके प्रोडक्शन पर असर डालती हैं। समझ गया। तो सिलियरी बॉडी में बना और फिर आगे कहाँ जाता है ये द्रव? बनने के बाद ये द्रव आंख के, आप कह सकती हैं, पिछले और अगले हिस्से को भरता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर चेम्बर। अब यहाँ से इसका बाहर निकलना भी जरूरी है, वरना दबाव बढ़ जाएगा। और इसके लिए दो मुख्य रास्ते हैं। यहीं पर ये सिस्टम और ज्यादा रोचक हो जाता है। दो रास्ते? अच्छा, तो पहला कौन सा है और वो कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, पहला और सबसे मुख्य रास्ता है ट्रेबिक्युलर आउटफ्लो। आप मान के चलिए कि करीब 90% द्रव इसी रास्ते से बाहर निकलता है। इसमें यह द्रव पहले एक जालीदार संरचना से गुजरता है, ट्रेबिक्युलर मैशवर्क कहते हैं उसे। ट्रेबिक्युलर मैशवर्क मतलब एक फिल्टर जैसा? हाँ बिल्कुल सही, एक तरह का स्पंज या जाली समझ लीजिए, जो द्रव को छानता है। इसके बाद ये द्रव जाता है श्लेम की नली में, कनाल ऑफ श्लेम जिसे कहते हैं, और फिर वहां से एपिस्केरल वेन्स में, और फिर खून के बहाव में वापस मिल जाता है। अच्छा। और हाँ, इस रास्ते पर भी दवाएं असर कर सकती हैं। जैसे M3 एगोनिस्ट है, पिलोकार्पिन एक उदाहरण है। ये दवाएं इस रास्ते से निकास को और आसान बना देती हैं, मतलब फिल्टर को ज्यादा खोलने में मदद करती हैं। ठीक है, ये तो हुआ 90% वाला मुख्य रास्ता, पर आपने कहा था दो रास्ते हैं, दूसरा कौन सा है? हाँ, दूसरा रास्ता है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। ये थोड़ा अलग है। ये करीब 10% निकास संभालता है। इसमें द्रव सीधे आँख की दीवार की जो परतें हैं, यूवियल वेसल्स और स्क्लेरा, उनके बीच से होकर बाहर निकल जाता है। सिर्फ 10%? तो क्या ये रास्ता कम जरूरी है फिर? मात्रा के हिसाब से शायद कम लगे, पर यह भी संतुलन बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। खासतौर पे जब कुछ खास तरह की दवाएं दी जाती हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट हैं, लेटोनोप्रोस्ट। ये दवाएं खास तौर पे इसी 10% वाले रास्ते से निकास को बढ़ाती हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये दोनों रास्ते मिलकर आंख के अंदर का जो दबाव है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, उसे सामान्य बनाए रखते हैं। ये संतुलन बहुत बहुत नाजुक है। मतलब आंख के अंदर का प्रेशर ठीक रखने के लिए ये दोनों रास्ते जरूरी हैं। अगर एक में भी दिक्कत हुई या बहाव रुका? बिल्कुल सही। अगर ये द्रव ठीक से बाहर ना निकले, जमा होने लगे, तो आंख के अंदर दबाव बढ़ सकता है, और बढ़ा हुआ दबाव आंखों के लिए, खासकर ऑप्टिक नर्व के लिए अच्छा नहीं है। लेखा चित्र में हमें आइरिस और लेंस भी दिखते हैं। वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। आइरिस में पुतली को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियां होती हैं। हाँ, डायलेटर और स्फिंक्टर। सही। और लेंस, जो सिलियरी बॉडी से जुड़ा है, वो फोकस करने में मदद करता है। ये सब मिलकर काम करते हैं। और रेखा चित्र में एंगल का भी जिक्र है, वो क्या चीज है? एंगल, हाँ, ये वो जगह है जहां कॉर्निया यानी आंख का जो सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है और आइरिस मिलते हैं। ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर वो निकास वाली संरचनाएं हैं, ट्रेबिक्युलर मेशवर्क, श्लेम की नली। तो इस एंगल की बनावट कि वो खुला है या बंद है, ये द्रव के निकास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। समझ गया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये एक्वस ह्यूमर सिलियरी बॉडी में लगातार बनता रहता है और फिर दो रास्तों से, मुख्य ट्रेबिक्युलर
जो 90% काम करता है, और सहायक यूवियोस्क्लेरल जो बाकी 10% संभालता है, बाहर निकलता है। बिल्कुल। और अलग-अलग दवाएं या तो इसके बनने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं या फिर इन निकास के रास्तों को खोलने में मदद करती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ये कितना बारीक और कितना नियंत्रित सिस्टम है। हर हिस्से का अपना तय काम है और सब मिलकर आंख के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। वाकई एक कमाल का संतुलन है ये। सच में ये आंख के अंदर का एक सूक्ष्म लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है। इस रेखा चित्र में जो हमने नाजुक संतुलन देखा, उसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ इस द्रव के बनने और निकलने के अलावा और कौन से कारक हो सकते हैं, मतलब बाहरी या अंदरूनी, जो आंख के इस जटिल सिस्टम के स्वास्थ्य और काम करने के तरीके पर असर डालते हो। इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।